हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप सब मस्त होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, अपने जीवन अपने नज़रिए से जी रहे होगे और थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ट्रस्ट में यार, करना ही पड़ता है। तो उसके लिए उतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी, ये वक्त खुद चला जाएगा। तो रिलैक्स एंड बी हैप्पी। अब इतना बोला है, मुस्कुरा दो। हाय हाय हाय, कसम से किसी खूबसूरत लड़की को मुस्कुराते देख लो, दिल के सारे अरमां जैसे कैसे हरे भरे हो जाते हैं ना। चलो, हमारी फ्लर्टिंग चलती रहेगी। हम स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया आयशा की केयर करती है और दूसरे दिन की सुबह आयशा को हल्के होश आते हैं और जब माया उससे पूछती है कि वो कैसी है तो आयशा ने हल्के से नामे सिर हिलाया। भूख लगी है, एक बच्ची जैसी अदायगी में बोली। नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसे नाटक समझा जाए, जैसे शरीर में थकान हो और इससे ज्यादा शक्ति ना हो। आयशा की तरफ देखते हुए माया मुस्कुराती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। नहीं, सूप अच्छा नहीं लगता मुझे। माया ने फिर से आंखें तरेरी। तुम बीमार हो आयशा और तुम्हें दवा भी लेनी है, तो सूप तो जरूरी है। मैं खुद बना कर ला रही हूँ और तुम्हें पीना होगा। मुझे नहीं पीना, आयशा ने मुंह फेर लिया जैसे कोई नाराज सी परी। माया ने उसे देखा और फिर सिर को हिलाते हुए वो किचन में चली गई थी। आयशा अपनी जगह पर लेटी रही, आंख बंद किए जाने किन ख्यालों में गुम। कुछ देर के बाद माया कमरे में आती है और उसके बाद धीरे से आयशा के सिरहाने बैठती है और उसके सर पर हाथ रख। आयशा, चलो, जिद मत करो, सूप पी लो। मुझे आदत नहीं है किसी की देखभाल करने की, तुम पहली हो इसलिए कह रही हूँ। आयशा ने उसकी ओर देखा थोड़ी देर तक चुपचाप, और फिर माया ने जैसे ही सूप का चम्मच उसकी तरफ किया। बस नहीं पीना ना, आप जिद क्यों करती हैं? अच्छा, मैं जिद कर रही हूँ। बीमार तुम हो, सूप की जरूरत तुम्हें है और मैं दे रही हूँ तो तुम्हें नहीं पीना, और उस पर जिद कौन कर रहा है? तो मैं कर रही हूँ। वाह! आयशा उसकी ओर देखती है। आखिर कितना ही परेशान करने वाली थी ये लड़की उसे। बस चुपचाप उसे देखती हुई, मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ ना। कह सकते हैं कि जब से मैंने तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल किया तब से अभी तक तुम मुझे काफ़ी परेशान कर चुकी हो। और देखो, पहले मेरी केयर की मुझे बीमार करके, अब मुझसे अपनी सेवा करवा रही हो। माया ने हंसते हुए ये बात कही थी, लेकिन आयशा को शायद पसंद नहीं आई। चुभ गई थी बात उसे और वो फिर उदास सी हो गई थी। आयशा, कोई बदमाशी नहीं, चलो उठो और सूप खत्म करो। बस 2 चम्मच। माया ने जैसे ही उसकी बात सुनी और फिर उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक अजीब सा अपनापन, एक अजीब सी ख्वाहिश। ठीक है, मेरे बात करते करते तक 2 चम्मच पी लो, ठीक है? माया ने अपनी उंगलियों पर गिना था इसे, और आयशा मुस्कुरा कर धीरे से उठने की कोशिश करती। बस संभल के। और माया उसके सिरहाने हाथ दिए, उसके सिर पे हाथ लगाए उसे उठाती है और एक चम्मच उसके होठों तक ले जाती है। बिल्कुल बच्ची जैसी हो तो, माया ने यूं ही कह दिया था। और आप माँ जैसी केयर करें। आशा की आंखों में गहराई नजर आई थी। माया का हाथ थम गया था, सूप जैसे होठों के पास आकर ठहर गए थे और चेहरा कहीं अंदर से कांप उठा था।
उसने कभी किसी को इतने पास नहीं आने दिया था खुद के, पर आयशा के इन चंद शब्दों ने उसे पूरी तरह से जैसे बेनकाब कर दिया था इस लड़की के सामने। माया ने उसके माथे पर फिर से हाथ रखा। आयशा अब थोड़ी शांत थी और माया उसके साथ बातें करते हुए उसे 4 चम्मच से अधिक सूप पिला चुकी थी। आप चीटिंग करती हैं, आपको पता है? अच्छा, और हमने क्या चीटिंग की? अब आपने कहा था कि सिर्फ 2 चम्मच और आप 4 चम्मच से अधिक मुझे पिला चुकी हैं। मतलब तुम भी हिसाब रख रही हो। अब रखना पड़ेगा ना, आप चीटर जो हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी चीटिंग नहीं की। आयशा थोड़ी नाराज होती है और माया फिर से चम्मच को उसके होठों तक ले जाके, पी लो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और अगर नहीं पियोगी तो बाद में पछताओगी। आयशा ने उसकी तरफ देखा। सरप्राइज? वैसे मुझे सरप्राइज ज़्यादा पसंद नहीं आते माया, लेकिन आप बता सकती हैं क्या है? पहले तो पीना पड़ेगा। और इसी बोलचाल में आयशा ने 2 चम्मच सूप और पिया। माया ने फिर से उसके माथे पर हाथ रखा। कुटकल, ऐसे ही बात मान लिया करो, कितनी प्यारी लगती हो। अच्छा, मतलब मैं आपको प्यारी लगती हूँ? और माया जैसे नजरें फेरने लगी थी। ये जुबां भी अजीब चीज है, जहाँ खामोश रहना हो वहाँ सबसे अधिक बोल जाती है। उसने माया के हाथ पकड़े और उसकी उंगलियों को अपने गालों पर रखा। कभी किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा मेरा माया। मुझे अजीब भी नहीं लग रहा। क्या कहते हैं इसे? माया कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी उंगलियां आयशा के गालों पर ठहर गई थी। बाहर बारिश अब भी थमी नहीं थी, पर कमरे में एक सुकून था जो सिर्फ प्रेम की खामोशियां ला सकती थी। जब कोई तुम्हारी देखभाल करे तब प्रेम शब्दों से ज्यादा एक आदत बन जाता है। फिक्र छूटी हुई माँ जैसी लगती है और तुम किसी के बन जाते हो। वो उन्होंने जो कभी खो दिया था। ये रिश्ता इतना जटिल होता है कि इसे नाम तक देना मुमकिन नहीं। कभी कभी देखभाल प्रेम की सबसे मासूम और सबसे मातृत्व भाषा होती है। दोपहर का समय हो चला था। बारिश अब भी धीमे धीमे गिर रही थी। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें छज्जे से टकरा कर नीचे को बह रही थी, जैसे कुछ भी स्थिर नहीं था सिवाय उस कमरे में जहां माया और आयशा थे। बिस्तर पर बैठी आयशा कंबल में लिपटी हुई थी, बाल उलझे हुए, आंखें थोड़ी सूजी हुई, पर होठों पर वही शरारती मुस्कान। बच्चों की जिद लिए आयशा, माया एक बात बताओ ना। माया सूप में नींबू निचोड़ती हुई, अब क्या जानना है मैडम आपको? हाँ, जानना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल बस इतना कि बारिश क्यों होती है। माया हंसते हुए, ये कैसा सवाल है आयशा, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हें नहीं पता बारिश क्यों होती है? नहीं, साइंटिफिक रीज़न तो मुझे पता है कि बारिश क्यों होती है। हाँ पता तो है, लेकिन मैं आपसे आपकी भाषा में जानना चाह रही हूँ। अच्छा, मतलब तुम मेरा इंटरव्यू अभी भी ले रही हो, उतने से तुम्हारा मन नहीं भरा? ये बात कुछ कटाक्ष के रूप में निकले थे माया के होठों से, और आयशा नजरें झुकाकर अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लगी थी, जैसे कि ये शब्द इतने भीषण थे कि इसे जज्बातों में उकेरा नहीं जा सकता था और सिर्फ एक शब्दों में अपनी बेगुनाही को साबित नहीं किया जा सकता था। माया उसे देखती है और जैसे अपनी ही बातें अब माया को चुभ गई थी, वो धीरे से हंसते हुए, बारिश इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन को भी कभी कभी रोना आता है, और वो जब खुद से नहीं रो पाते तो ऊपर से पड़ती वर्षा ज़मीन के लिए ये काम करती है। आयशा पल भर को चुप,
फिर मुस्कुराते हुए, तो फिर मुझे बारिश से डर क्यों लगता है? रोने वाले तो खुद कमज़ोर होते हैं ना। शायद क्योंकि तुमने कभी किसी को इस बारिश में गले से नहीं लगाया। और किसने कहा कि रोने वाले कमज़ोर होते हैं आयशा? उनसे पूछो जिनकी आंखों से आंसू नहीं गिरते। वो तुम्हें बताएंगे कि कमज़ोरी क्या होती है। रोने वाले तो सबसे मजबूत किरदार हुए हैं इस दुनिया में। कम से कम उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया है। जैसे रहे वैसे ही। आंखों से आंसू बहने की इजाज़त दी है उन्होंने। बंदिशों में तो नहीं डाला खुद को। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिली थी और आयशा हल्की आवाज़ में, मतलब आप में लिखने की कला तो है। अच्छा, मतलब अभी तक तुम्हें डाउट था? एक बात बताओ, तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेने भेजा किसने था? वो तो मेरा बॉस। क्या? हाँ, उसने कहा था कि आप कुछ चर्चित राइटर में थे हैं जो कभी सामने नहीं आई हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू बहुत कारगर हो सकता है। वरना मैंने ना कभी आपको इससे पहले पढ़ा था, ना कभी सुना था आपके बारे में। ऐसे मेरे ऑफिस में एक और है, वो आपके लेखनी के दीवाने हैं। क्या बात है, फिर तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी। और चुप गई थी ये बात आयशा को। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा, वो उन्हें लाइक करती है। अच्छा, लेकिन उन्हें तो मैं पसंद हूँ और हो सकता है कि मैं उनसे मिलूँ तो मुझे भी वो पसंद आ जाए। माया, अरे मैं बोल रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ, तुम्हें क्यों इतने चिढ़ हो रही है? कुछ नहीं, मेरा सर दुख रहा है, आप चुप रहिए। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो तुम्हारा सिर दुख रहा है, और तुम जो तब से पक 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 कर रही हो। मैं पक पक नहीं कर रही, मैं सवाल पूछ रही। अच्छा ये बताओ, फीवर कैसे आता है? माया सचमुच में उसकी तरफ देखते हो। जब कोई जिद्दी बच्चा किसी की बात ना सुने तो उसे फीवर आता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं जिद्दी हूँ और मैंने आपकी बात नहीं सुनी इसलिए मुझे फीवर आया? बिल्कुल। अगर तुम वॉचमैन की बात मानकर लौट गई होती तो अभी तुम अपने काम कर रही होती, पर काम तो मैंने छोड़ दिया। ये बात आयशा ने बेहद धीरे से कही थी, लेकिन माया ने जैसे इन शब्दों को सुन लिया था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। आयशा आंखें बंद करते हुए, क्या आप मेरी परवाह करती हैं? माया हंसते हुए, बिल्कुल नहीं, वो तो तुम मेरे घर के सामने थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सब मुझे ही दोष देते। तो मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, वरना तुम्हारी परवाह और मैं हरगिज नहीं। और तुम जैसे शैतान की तो बिल्कुल नहीं। आयशा बच्ची जैसी मुस्कान ली, लेकिन आप इतने अच्छे से केयर कर रही हैं कि ये मानना मुश्किल है कि आप सिर्फ दायित्व पूरा कर रही हैं। माया कुछ देर के बाद आयशा अचानक उठती है। मुझे आलू पूरी खानी है। अभी? माया ने समय देखा। हाँ, अभी कुछ देर पहले तुमने सूप पिया है। फीवर के कारण तुम्हारा पेट भी बड़ा हो गया क्या? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आलू पूरी चाहिए। आलू और पूरी, वाह, हाँ ये मेरा फेवरेट है और मुझे चाहिए। और आप सब बना रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बना रही। तुम्हें बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे आलू पूरी चाहिए और आप बना रही हैं, बस तो बस। माया बच्चों जैसी जिद थी आयशा की। लग ही नहीं रहा था माया सहगल को कि ये वही पत्रकार है जो कुछ दिन पहले तक माया के जीवन के सबसे अंतिम क्षणों को भी समझ लेना चाहती थी, उसे महसूस कर लेना चाहती थी। और जैसे माया के हर भाव को ये समझ रही लड़की थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब माया ने देखा कि आयशा अब भी कंबल में मुंह छिपाए बैठी है, तो वो हार मान कर उठती है। तुम मुझे तबाह कर दोगी। मतलब आप आलू पूरी बना रही हो? मेरे पास और कोई ऑप्शन है मैडम? मैं तो आपकी खिदमत में यहाँ खड़ी हूँ, है ना? वो रसोई की ओर बढ़ती है और पीछे से आयशा
कि हंसी जैसे उसके होठों पर हंसी लेकर आई थी। और थोड़ी देर तक माया अकेले किचन में काम कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था, जिस लड़की ने जैसे उसके पूरे अस्तित्व को खर्च दिया था, आज उस लड़की के लिए वो इतनी तल्लीनता से किचन में काम कर रही थी। पीछे से आते धीमे आयशा के कदमों की आवाज से उसकी तंद्रा टूटती है। माया थम जाती है, कुछ पल के लिए सांसें रुक जाती है। बिल्कुल पीछे खड़ी थी आखिर आयशा उसके, और फिर धीरे से कहती है, क्या लेने आई हो यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आई हूँ कि ऐसे दिग्गज लेखिका जब किचन में काम करती है तो वो बिल्कुल सामान्य होती है या उसमें भी कोई कला होती है। अच्छा, और इसका तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, बस मैं गलती निकालूंगी और बाद में मजे लूंगी आपकी। आयशा, ओके ओके, मैं वहाँ जाकर बैठ रही हूँ। और इसके साथ ही वो माया के किचन के सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। वैसे मेरे आलू पूरी की आलू में ना थोड़ा मिर्च डालना, बुखार में मिर्च। तुम पागल हो गई हो? किसने कहा कि मुझे बुखार है? वो तो मुझे थोड़ी कमजोरी और बदन ठंडा था। बदन ऊपर से ठंडा था, अंदर से तुम्हें फीवर है। डॉक्टर की बात तो मानो, मेरी नहीं। मैं तो पहले से पागल हूँ। शब्दों से खेलना बंद करो आयशा। तो क्या भावनाओं से खेल रही हूँ मैं? कुछ ऐसा ही हो रहा है। और तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो और आप बहुत कम बोलती हैं। कोई बीच का रास्ता निकालो ना माया। बीच का रास्ता आलू की सब्जी नहीं होती, लेकिन तुमने मुझे काम पर लगाया हुआ है। वैसे मुझे आपके शब्दों की मिठास बहुत अच्छी लगती है। तुम चुप करके बैठ रही हो या फिर मैं यहाँ से जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ। ठीक है। वैसे आप गुस्से में बहुत सही लगती हैं। हद हो तुम। हद तो आप भी लांघती हैं खामोशी की। मैंने कुछ कहा कभी? अच्छा, और तुम इस रफ्तार से जो मुझसे बात कर रही हो, मैं जान सकती हूँ किससे? किससे क्या? मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैंने आपको वो जहर खिलाया, फिर मैंने आपकी केयर की, मैं आपके घर में रही और फिर इंटरव्यू के बाद मैं चली गई और अब आप मेरी केयर कर रही हो। मुझे अपने घर में रखा हुआ है आपने, तो कुछ तो रिश्ता होगा ना हमारा माया। नहीं आयशा, हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। और इतना सुनना था कि चुप हो गई थी आयशा, जैसे बिल्कुल चुप। 15 मिनट का समय जैसे 15 सदी की तरह बीता था और ये खामोशी अब माया को चुभ रही थी। इस खामोश कमरे में बरसों बिताए थे उसने। 2 दिन इस लड़की की पकड़ ने आखिर क्या ही जादू किया था। कुछ बोलोगी? आपको मेरा बोलना नहीं पसंद तो क्यों बोलूं? वैसे मुझे पसंद तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तुम करवा रही हो तो तुम बोल भी सकती हो। नहीं माया, सॉरी। और अगर आपको नहीं बनाना तो आप रहने दो, मैं थोड़ी देर में घर निकल जाऊंगी। और इतना कहकर वो जैसे अपने कमरे में जाने को खड़ी हुई और लड़खड़ा गई। दौड़कर माया ने थामा था उसका हाथ और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जब मैं कुछ बात बोलूं, उसके बाद इस तरह का रिएक्शन दोबारा तो मत देना। क्यों? आपने ही कहा आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको सरेआम किया है। कई इल्ज़ाम है मेरे सर पे और उस पे अब मैं आपको परेशान कर रही हूँ। इतना पूरा है ना माया, इससे ज़्यादा क्या? माया को जैसे ये बात बेहद अंदर तक चुभ गए थे। कुछ था जो खंजर की तरह उसके सीने में घोंपा जा रहा था और वो आयशा की तरफ देखते हुए उसे चेयर पर बिठाती है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तुम इस घर के बाहर एक कदम नहीं निकाल सकती।
इसे तुम मेरी धमकी समझ सकती हो, मेरी रिक्वेस्ट समझ सकती हो, या फिर तुम्हारा जो मन करे, लेकिन जब तक तुम माया सहगल के घर में हो, तुम्हें माया सहगल की बात तो सुननी पड़ेगी आयशा। और माया का यही निर्णय है कि तुम अभी तो कहीं नहीं जा रही। आयशा की धड़कनें तेज थी। आखिर इतने पास थी ये लड़की उसके, इतने पास जहां उसकी सांसें आयशा के ठंडे जिस्म में गर्मी डाल रही थी, जैसे उसके इस रिश्ते को गर्म कर रही थी। वैसे मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन मुझे ये रिएक्शन पसंद आया। चलो, किसी चीज़ से तो डरती हैं आप। किसने कह दिया कि मैं डर रही हूँ आयशा? डर तो आप रही हैं माया, मैंने आपकी आंखों में महसूस किया है। और यहाँ आप मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको समझती हूँ। और अगर आप अभी नहीं गई तो आपकी आलू पूरी तो बर्बाद होने वाली है। माया उसे छोड़कर दौड़ते हुए किचन में जाती है। तुम सब बर्बाद करके रख दोगी। एक तो तुम मुझे काम दे देती हो, उसमें से तुम्हारी बकबक मैं क्या क्या देखूं। आप दोनों देख सकती हैं। वैसे आप इतनी टैलेंटेड हैं कि आप इसके साथ साथ मुझे भी देख सकती हैं। मैं कैसी लग रही हूँ वैसे? तुम बिल्कुल उस नटखट बच्चे की तरह लग रही हो जो अपनी जिद में जाने कितनी चीजों को तबाह करता है। मतलब मैं बच्ची तो लग रही हूँ, है ना? और आपको बच्चों से प्यार है या नहीं? आयशा के पूछने पर माया ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और पूरी बेलने में व्यस्त हो गई। मेरी जिद मानने के लिए शुक्रिया माया। तुम्हारी जिद अब ऐसी है तो मैं क्या करूं? नहीं, आपका दिल ऐसा है, इस कारण से आप मेरी जिद को इस तरह पूरा कर रही हैं। आपसे किसी ने कहा है कि आप बहुत ही प्यारी हैं। आयशा चुप हो जाओ। क्यों, आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं? हाँ, मेरी तारीफ से या फिर मेरी बातों से? दोनों से। और ये अनकंफर्टेबल पॉजिटिव है या नेगेटिव? माया ने कोई जवाब नहीं दिया था। कभी कभी प्रेम भूख से नहीं, परोसने के तरीके से महसूस होता है। और उस शाम परोसा गया था खामोश बर्तनों में, उंगलियों के कंपन में और एक काट में समाया हुआ पूरी दुनिया का पहला स्पर्श। आयशा की वो जिद जो वो माया से कर बैठी थी, आयशा अब भी नहीं समझ पा रही थी। आखिर सबके सामने इतनी मजबूत रहने वाली, इतनी समझदार बनने वाली आयशा इस औरत के सामने ये कौन सा रूप ले चुकी थी? क्या प्रेम वास्तविकता में इतना ही मूल्यवान होता है? क्या प्रेम वास्तविकता में हमारे अंदर की छुपी उस छवि को उकेर देता है जिन्हें जाने हम सबसे छिपा कर रखते हैं? और माया अपने अंदर के इस प्रेम भरे बर्ताव से अनभिज्ञ आज खुद को जैसे कोई और मान रही थी। ये कैसी माया थी कि माया इस लड़की पर जैसे सब कुछ हार जाने को तैयार थी। दिल जहाँ एक तरफ हर कुछ न्योछावर कर देने को तत्पर था, वहीं दूसरी तरफ दिमाग अब भी युद्ध भूमि में खड़ा आयशा के अनगिनत बर्ताव को जैसे इस सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहो यार, और क्या, खुश रहना ही जीवन है। और हमारी बात मानो तो खुश रहो, आसपास के लोगों को खुश रखो। और यदि कोई आपकी खुशी के साथ खेलने की कोशिश करे तो उसे कहो राम राम भाई साहब, टेक केयर लवलीज।